नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को मेवात विकास बोर्ड की 31वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की है। मेवात क्षेत्र में विकास को लेकर अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगाई गई। बैठक में पहुंचने पर मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन और गुरुग्राम मंडलायुक्त रमेश चंद्र मिढ़ान ने सीएम सैनी का स्वागत किया है। आपको बताते चले कि इस दौरान सीएम सैनी ने शनिवार को मनाए जाने वाले ईद पर्व यानी कि जो आज ईद पर्व मनाने की प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। ये मैंने अभी बैठक बुलाई थी और मैंने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जहां जहां जिस भी सिटीज के अंदर सेक्टरों को अपग्रेड करने की बात है, सेक्टर आगे बढ़ाने की बात है, उनको चिन्हित करके एक रिपोर्ट बना लें और वो अधिकारी उसके अंदर लगे हुए हैं। एक यहाँ पर बड़ी लाइब्रेरी मेवात के अंदर लाइब्रेरियां वो बनेगी। एक 200 बच्चों की बड़ी लाइब्रेरी नूह के अंदर बनेगी और जो हमारे सब डिविजनल हैं और जो 5000 तक का गांव है, उन सब गांवों के अंदर जहां हम नूह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर 200 बच्चों के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। उसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो नीचे के हमारे चाहे फिरोजपुर झिरका है, तावड़ू है, पुनहाना है, उन स्थानों के ऊपर जो बड़े स्थान है वहां पर 100 बच्चों के बैठने की लाइब्रेरी बनेगी और जो 5000 तक के गांव हैं, उन गांवों के अंदर 50 बच्चों के बैठने की लाइब्रेरी, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, वो भी बनेगी ताकि हमारे बच्चे आगे आ सके। 2020 के बाद, नवंबर 2020 के बाद अब की बार विधानसभा सत्र में एक सवाल लगा था मेवात डेवलपमेंट बोर्ड और मेवात डेवलपमेंट एजेंसी पे, और उसमें हमने इस बात को उठाया था कि मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की जब बैठक ही नहीं होती तो उसमें क्या कार्य करेगी किसी चीज के लिए। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और वो भी नूह में करी। हम उसका स्वागत करते हैं और जो भी लंबित मांगे हैं इस इलाके की और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो थी उस सब पे चर्चा हुई है और हम समझते हैं कि सब में हमने जो सरकार से अपनी जो बात थी वो रखी गई है और उम्मीद करते हैं कि जो फैसले हों उन्हें सरकार जो है लागू करे और इस इलाके की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, जिसकी वजह से मेवात डेवलपमेंट बोर्ड 1980 में मेरे वालिद साहब ने जो बनवाया था जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसका वास्तविक तरीके से जब ही लाभ होगा जब उस पर कार्य हो। और हम समझते हैं कि हमने एजेंडे के लिए सुझाव दिए थे, उन एजेंडों को हमने शामिल भी करा है और उन एजेंडों पे काम करेंगे। तो दिन की शुरुआत जब प्रदेश के परिवारजनों की मुस्कान के साथ हो तो उनकी सेवा में निरंतर आगे रहने की असीम ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आज सुबह संत कबीर कुटीर पर नागरिकों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश जारी किया है। अब पुंडरी शहरवासियों को सीवरेज जाम की समस्या से राहत मिलेगी। पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा 44 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई सीवर क्लीनिंग जेटिंग मशीन का शुभारंभ शनिवार को स्थानीय विधायक सतपाल जांबा ने विधिवत रूप से किया। ये मशीन पुंडरी और कैथल दोनों शहरों के लिए खरीदी गई है, जिनमें से एक मशीन पुंडरी नगर पालिका को उपलब्ध करवाएगी। विधायक सतपाल जांबा ने बताया कि अब उन्होंने पुंडरी क्षेत्र की बागडोर संभाली थी और तभी से उनका सपना था कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। उस समय सबसे गंभीर समस्या सीवरेज के जाम होने की थी, जिससे गंदा पानी गलियों और सड़कों पर भर जाता है। उन्होंने इन समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया। सीवरेज सफाई के लिए मशीन की मांग की, जिससे मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव लाने को कहा और सीवरेज को किया है और शहर की सीवर सफाई में तेजी आएगी और गंदगी से लोगों को राहत मिलेगी। कल सर 2 जेटिंग मशीन पब्लिक हेल्थ को हैंड ओवर की है, एक पुंडरी के लिए सर और एक कैथल सर्कल के लिए।
जो दोनों मशीन है सर, ये जो सीवरेज हैं पुंडरी के, ये वहां पे काम करेगी। अभी यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने किराए पे रेंट पे हायर करके ग्राइंडिंग मशीन लगाई हुई है, क्योंकि हमारे पास अभी ग्राइंडिंग मशीन नहीं है। ग्राइंडिंग मशीन का टेंडर लगा हुआ है, वो भी जल्दी आ जाएगी। अभी जेटिंग मशीन 2 आ चुकी है और एक की कॉस्ट 22 लाख है, 2 है, टोटल 44 लाख की 2 मशीनें आएंगी। क्या क्वांटिटी है इसमें, कहाँ काम करते हैं? 2000 लीटर की इसकी क्वांटिटी है और ये पूरे पुंडरी सर्कल जो जितना हमारा एसटीपी का एरिया है, जो सीवरेज का एरिया है, पुंडरी सर्कल में काम करेगी। भारत माता की फरीदाबाद में देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी देते हुए सेक्टर 58 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। बीती रात को यहाँ पे जेसीबी चौक के पास में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। एक एमजी हेक्टर थी और एक अर्टिगा गाड़ी थी। अर्टिगा में 5 लोग सवार थे, अर्टिगा हेक्टर में 3 सवार थे। तो जैसी सूचना मिली थी पुलिस को 2-2:15 बजे के आसपास लगभग पुलिस मौके पहुंच गई थी और लोगों की सहायता से हम सबको हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। कैसे हुआ ये सड़क हादसा? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे लोग? एक जो एमजी हेक्टर गाड़ी है ये पलवल से फरीदाबाद की तरफ आ रही थी और जो अर्टिगा गाड़ी है ये अपने 58 की तरफ से और पलवल की तरफ क्रॉस कर रही थी। सर जो मृतक है वो कहाँ के रहने वाले? मतलब इसमें 3 मृतक हैं, ये पलवल के ही है, तीनों पलवल के आसपास गाँव के ही है। इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है? अब तो जो हमारे पास सूचना है 3 व्यक्ति इसमें मृत हो चुके हैं और ड्राइवर जो है उसको चोटें लगी है। एक जो 5 का है वो थोड़ा ठीक है। घायल कुल कितने हैं? घायल ये मान सकते हैं हेक्टर वाले भी घायल है, जो तीनों उसमें हेक्टर में थे। फरीदाबाद के एक नामी अस्पताल में होटल के व्यापारी की डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई। मामले की जांच सिविल सर्जन को सौंपी गई है। जांच के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन अस्पताल की डॉक्टरों की टीम कैमरे से बचती नजर आई। सिविल सर्जन ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मनीष मित्तल का नाम है। उनको हम कोसी तला में मंगला हॉस्पिटल के पास लेके गए थे। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 42 ईयर थी। क्या बीमारी थी? उनके कोई भी कैसी भी बीमारी नहीं थी, उनके सिर्फ चेस्ट में पेन हुआ था। चेस्ट के पेन की वजह से उनको हम मंगला हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने ट्रीटमेंट करा, क्या करा पता नहीं। उसके बाद उन्होंने ईसीजी करी। ईसीजी के बाद उन्होंने डॉक्टर सिमी मल्होत्रा को फोन किया कि मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ है, इनको मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। हमने उनसे बोला भी था कि कोई और अच्छा हॉस्पिटल हो तो वहाँ उनको लेके जाओ, लेकिन वो बोले कि मेरी चचेरी बहन लगती है और मेरे से अच्छे संपर्क है, मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता था कि पैसे की हमारे पास कोई इशू नहीं था, इस वजह से हम उनके विश्वास के ऊपर वहाँ पर लेके गए। लेकिन हमारे भाई को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, क्योंकि उस टाइम कोई भी कैथरीन में आदमी मौजूद नहीं था। क्या कहना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर की लापरवाही? कहाँ लेकर, कौन सा अस्पताल हॉस्पिटल में लेकर के गए थे? नेग्लिजेंसी बोर्ड के तहत मामले की जांच की जा रही है। अभी जांच कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसमें कोई भी चीज कहना संभव नहीं है। और मामले की जो जांच है जब पूरी हो जाएगी तो उसकी नेग्लिजेंसी बोर्ड जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगा। सर जो मृतक था उसका नाम क्या था, कहाँ से रहने वाला था? सर बाकी की डिटेल जो है वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। चीजें जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती तब तक इसमें हमें कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो सर आज मतलब दोनों बुलाए गए, एफर्ड हॉस्पिटल के और जो मृतक के परिजन सारे जांच में शामिल हुए? पक्ष विपक्ष दोनों बुलाए गए थे। इंद्री में पश्चिम यमुना नहर में देर रात शव मिलने से सनसनी फैल गई और इस शव को कुछ युवकों ने देखा तो इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को और गोताखोरों को दे दी।
पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहीं पर प्रसिद्ध गोताखोर प्रगट सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। देर रात तक शव को बाहर निकाल लिया। शव को मॉर्चरी हाउस भेज दिया गया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव काफी पुराना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यमुनानगर से एक युवक पिछले कुछ दिनों पहले पश्चिमी यमुनानगर में गिर गया था, जिसका शव आज तक बरामद नहीं हुआ है और ऐसा प्रतीक होता है कि शव उसी युवक का होगा, लेकिन इसकी शिनाख्त तो उसके परिवार वाले ही कर सकते हैं। परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई है। परिवार के लोग करनाल मॉर्चरी हाउस पहुंच गए हैं ताकि शव की शिनाख्त हो सके। हाँ जी बिल्कुल सर, बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है। सिर्फ माचों का एक कोको रंग का कच्छा डाले हुए है। 19 से 20 साल के आसपास उम्र है। परिवार को फोटो तो डाली है, लेकिन अभी रात की वजह से उन्होंने पहचान नहीं की। उन्होंने यही कहा कि भाई हो सकता है ये हमारा हो, उसके लिए हम सुबह डेड हाउस करनाल आएंगे और वहां पर आके शिनाख्त जरूर करेंगे। किस पोजीशन में? हाँ सर, बॉडी पूरी फुली हुई, 6-7 दिन पुरानी है और लगता है कि 2-3 दिन से यही लटकी पड़ी थी, तो काफी डैमेज हो चुकी है। आपने उसकी फोटो वैसे भी देखी है और ये भी देखी है, क्या हाँ, लगता है? फोटो से सर 80% मैच हो रहा है। बाकी सुबह परिवार आके क्लियर कर देंगे। कितने दिनों पुरानी हो सकती ये सर 5 से 6 दिन पुरानी। है? वहाँ से कोई सूचना आई थी कि बिल्कुल सर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो आई हुई थी। परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसी आधार पर हम परिवार के साथ दोबारा जुड़े। तो ये रेस्ट हाउस है, इंद्री साइड थी। इस पटड़ी पे आगे चल के डुंगरे गांव की सीध में नहर में डेड बॉडी मिली थी और अब हमने डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया है। ये प्रगट सिंह की हेल्प के साथ हमने डेड बॉडी को निकाला है और जो यमुनानगर के किसी लड़के के नहर में डूबने की सूचना थी, उनको भी इसकी फोटो वगैरह हमने भेज दी है और अब हम डेड बॉडी को लेके इसको वहां मोर्चरी करनाल में रखवाएंगे और इनके फैमिली वाले अगर इसकी आइडेंटिफाई करते हैं तो इसकी आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है। अभी बताया कि अभी शनाख्त के बारे में नहीं, अभी शनाख्त के बारे में उनके फैमिली वाले आएंगे, वो जैसे हम मोर्चरी में अब रखवा देंगे। उनको फोटो भेज दी हमने। रेवाड़ी में केमिकल युक्त पानी पीने से करीब 2 दर्जन गायों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी कई गायों की हालत जो है वो गंभीर है। ग्रामीणों ने कहा कि वो रोजमर्रा की तरह अपनी गाय को लेकर चराने के लिए क्षेत्र में जाते हैं। अचानक सभी गाय पानी पीने के लिए आगे बढ़ी और 40 से 50 गाय का झुंड पानी का प्यास बुझाने के लिए पहुंचा। पानी पीने के कुछ समय बाद बेहोश होकर गिरने लगी और तड़पने लगी और कई गांव बीमार पड़ी है, जिनका इलाज चल रहा है। और इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि यहां पर बड़ी संख्या में केमिकल युक्त कंपनियां हैं जो अपना गंदा पानी बाहर छोड़ती हैं। इसी पानी को पीने की वजह से गाय की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि केमिकल युक्त पानी से बीमारियों का भी खतरा हमेशा से मंडराता रहा। हमारी मणिपुर के पास तेरा मुरार के 2 आदमी चराते हैं और कुछ आवारा जो पशु घूमते हैं, गाय घूमती हैं, उनमें से लगभग 20-22 गाय मर चुकी हैं और बीमार हालत में आप देख ही रहे हैं, मीडिया भाई आ गए। इसमें मेन दिक्कत क्या है कि ये गाय यहाँ कंपनियां इंडस्ट्री एरिया में है। इन कंपनियों को ये केमिकल की कंपनियां हैं। बनीपुर गांव का ये दुर्भाग्य है कि बनीपुर और इस इंडस्ट्री एरिया में केमिकल युक्त पानी गांव के आसपास छोड़ा जा रहा है, जबकि इनका अपना केमिकल ड्रॉप के लिए एक अलग से लाइसेंस होना चाहिए और वहां जाके ड्रॉप होनी चाहिए टैंकर में भर के। लेकिन ये टैंकर में भर के गांव के आसपास छोड़ देते हैं, पूरा छिड़ता है। फायर स्टेशन के पास भी छोड़ देते हैं और आप देखते हैं कंपनियों ने बगल में खड्डे खोद के खुला पाइप छोड़ के उन खड्डों में केमिकल युक्त पानी छोड़ा है, जिसको पीने के लिए ये कंपनियों के पानी से, गंदे पानी से कम 20 से 25 गाय एक्सपायर हुई हैं। कहाँ की घटना है ये बनीपुर चौक से लेकर बावल। बीते दिनों हरियाणा में कोरोना के 31 मामले सामने आए। फरीदाबाद में 11, गुरुग्राम में 9, करनाल और झज्जर में 3-3, पानीपत में 2, यमुनानगर, हिसार और पंचकुला में 1-1 मामले की पुष्टि हुई। तो वही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गई और 22 मरीज को इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर चले गए हैं वापस।
हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। नानौर की सेशन कोर्ट ने उसे 5 आपराधिक मामलों में बरी कर दिया है। महेंद्रगढ़ जिले की अलग अलग अदालतों ने उसे दोषी ठहराया था और जिसे पपला ने इन फैसलों को नानौर की सेशन कोर्ट में चुनौती दी। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बताते चले कि पपला गुर्जर पर हरियाणा और राजस्थान में हत्या, लूट, फिरौती सहित कई मामले दर्ज है। फिलहाल पपला गुर्जर भौंसडी जेल में बंद है और शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ था। विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को नीचे लोअर कोर्ट महेंद्रगढ़ और एक केस में सीजीएम साहब नारनौल ने एक केस में सजा की थी और 4 केसों में महेंद्रगढ़ से लोअर कोर्ट में इसको अंडर सेक्शन 174 AIPC के तहत सजा हुई थी, जिसमें हमने अपील दायर की थी। गांव कोरियावास में बने चवन ऋषि मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग ने जोर पकड़ ली है। कॉलेज का नाम बदलने को लेकर ग्रामीण पिछले 1 महीने में धरने पर बैठे और उनका कहना है कि सरकार उनकी मांग की ओर कोई ध्यान दे नहीं रही है और नहीं तो वे धरना आगे भी जारी रखेंगे। इसके लिए कितना बड़ा भी संघर्ष करना क्यों न पड़े। बताते चले कि इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में करीब 725 करोड़ रुपए की लागत आई है और 800 बेड के इस मेडिकल कॉलेज में बीते 1 मई से OPD शुरू हो गई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है महर्षि चवन कॉलेज कोरियावास और इधर जो है वो अनिश्चितकालीन जो धरना है वो धरना यहाँ पर करीब 1 महीने से ज्यादा का जो समय है वो धरना यहाँ पर चल रहा है। ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं, उनकी मांग है कि मेडिकल कॉलेज का जो नाम है वो राव तुलाराम के नाम से यहाँ पर है होना चाहिए, जिसको लेकर तमाम प्रकार के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनकी काफी सारी जो मांगे हैं उसको लेकर जो धरना है वो धरना यहाँ पर चल रहा है। खास बातचीत करेंगे। और ऐसे है जी राव तुलाराम की मांग है यहाँ पर और आरक्षण में यह है तो D ग्रुप C ग्रुप में या कोई भी हमारे इस इलाके के बच्चे लगने चाहिए, गांव के लगने चाहिए, क्योंकि जमीन फ्री में रही से 80 किलो को देना कोई 80 खेल। मामला यह है कि इस मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ जब श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने किया था भूमि पूजन जी। श्री ओम प्रकाश ADO विधायक थे यहाँ से नारनौल से, उन्होंने स्टेज के ऊपर क्लियर मांग की थी कि ये नाम शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 आपने ये कहा कि चवन ऋषि होने के बाद आपने दिया। सबसे शुरुआत विधायक साहब ने की थी, किसी भी हरियाणा में किसी ने। आज देश भर में मुस्लिम समाज के लोग ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर भिवानी में भी बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, जहां लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी और जश्न मनाया। और इसी कड़ी में भिवानी में मुस्लिम समुदाय के लोग भिवानी के ढाणा रोड स्थित ईदगाह में एकत्रित हुए। कार्यक्रम में सभी लोगों को ईद की मुबारक दी। तो वहीं इस मौके पर मस्जिद कमेटी प्रधान जोरावर अली ने कहा कि पूरी दुनिया में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शांति और सुख समृद्धि के लिए भी दुआएं मांगी जाती है। ईद उल अजहा मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। ईद उल अजहा का महत्व बताते हुए जोरावर अली ने कहा कि इस्लामिक मान्यता है उसके मुताबिक रमजान महीने के अंतर में ही पहली बार कुरान आई थी और इसके साथ ही ये हमारा डाना रोड है, डाना रोड शांति गार्डन के सामने कब्रिस्तान वाली मस्जिद में ईदगाह में मनाई गई है। देखो, एक दूसरे के भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन बुराइयों पे ऊपर कुर्बानी का मकसद है कि अंदर की बुराइयां खत्म करना, और ये एक आजमाइश का दिन है। उसकी वजह से ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है, हमारे नबियों से उसी की कदम चुनू पर चलते हुए ये कुर्बानी का त्योहार मनाया जाता है। अपने मुस्लिम भाई ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और कानून व्यवस्था लॉ एंड रूटीन मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स लगाई हुई है और सब सुचारू रूप से ठीक चल रहा है, शांति प्रिय। कोई कार्यक्रम कहाँ हो रहा है और कितनी ये कार्यक्रम अपने ढाणा रोड के ऊपर मस्जिद है, यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हमने करीब 3 दर्जन पुलिसकर्मियों को लगाया है। या तो भाईचारा बनाए रखें और हर्षोल्लास के साथ अपना त्योहार मनाएं। फरीदाबाद जिले में आज ईद उल जुहा यानी बकरीद पर विभिन्न मस्जिदों में सुबह सवेरे नमाज अदा की गई
और इस त्योहार की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस ने 600 जवानों की तैनाती की थी। मस्जिदों में पहुंचे मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी और हिंदू धर्म के लोगों ने भी मस्जिद में पहुंचकर सेवा और सहयोग किया। देखिए, ईद का नाम ही खुशी है जी, और जिस चीज का नाम ही खुशी रखा है तो उसमें खुशी तो होगी। इससे बेहतर और क्या ज्यादा खुशी होगी। बहुत ही अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ यहाँ ओजेगाम जैसी जगह पर ईद मनाई गई है। यहाँ हमारे हिंदू भाई जिसमें नरसिंह अदाना है, हमारे यहाँ तो भाईचारे के साथ बड़े प्यार से मनाई जाती है जी। हाँ, सभी भाई लोग जी प्यार से मनाए। यहाँ तो अमन चैन रहता ही है हमेशा। आप हर बार कोई ना कोई जिम्मेदारी लेते हैं, आज कौन सी जिम्मेदारी ली आपने? हमारे तो चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। दोस्तों, गुजरात